गुड इवनिंग स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉइल की मैराथन क्लास 3 का जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर स्टार्ट जो होगा वो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीयरिंग कैपेसिटी के बारे में जो होता है फर्स्ट हम पढ़ेंगे। बीयरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल मास पर यूनिट एरिया। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझा जाए तो जितनी भी सॉइल पर जो होती है वो कहते हैं लोड लगेगा, तो सॉइल जितना उसको बियर करेगी या फिर जितना उसको सहन कर सकती है, जितना लोड रजिस्ट कर सकती है, तो वो उसकी कैपेसिटी जो होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी बीयरिंग कैपेसिटी कहलाएगी। अब बीयरिंग कैपेसिटी में जो होगा वो क्या होगा, आपके पास टर्म्स आती है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रेशर। ग्रॉस प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर। जितना भी टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, उस सॉइल फाउंडेशन के ऊपर जो होता है वो लगेगा, भले वो उसका सेल्फ वेट हो, भले अर्थ प्रेशर हो, भले उसके पास लाइव लोड हो, डेड लोड हो, जितना भी लोड हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रेशर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा नेट प्रेशर। नेट प्रेशर मतलब क्या होगा, जो भी आपके पास ग्रॉस प्रेशर लग रहा है, ग्रॉस प्रेशर में से यदि आप ओवरबर्डन प्रेशर को माइनस कर देते हो तो वो आपके पास नेट प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी में हमने लिखा है मिनिमम ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ द फुटिंग एट विच सॉइल फेल इन शियर। मतलब मिनिमम ग्रॉस प्रेशर जहां पर आपकी सॉइल जो होती है वो क्या होती है, शियर में फेल हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी जो होगा वो कहलाएगा। फिर आएगा नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी। तो जहां पर आपने ग्रॉस प्रेशर लिखा है वहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रेशर आ जाएगा। बाकी डेफिनेशन हमारी वो के वही रहेगी कि मिनिमम नेट प्रेशर एट विच सॉइल फेल इन शियर। तो ग्रॉस प्रेशर टोटल प्रेशर, नेट प्रेशर ग्रॉस प्रेशर माइनस ओरिजिनल ओवरबर्डन प्रेशर, अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी मिनिमम ग्रॉस प्रेशर एट विच द सॉइल फेल इन शियर, नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी मिनिमम नेट प्रेशर एट विच द सॉइल फेल इन शियर, और बीयरिंग कैपेसिटी मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल पर यूनिट एरिया जो होगा वो होगा। ठीक है, अब इतना कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आएगी नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी की। नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी जो होता है वो क्या कहलाता है कि नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यदि हमारे पास नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से जो होता है वो कहता है डिवाइड कर दिया जाए, तो वह जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी जो होगा वो कहलाएगा। अब उसके बाद थ्योरी ऑफ बीयरिंग कैपेसिटी सॉइल मास में अब फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे टर्जा की थ्योरी। टर्जा की थ्योरी जो होगा वो, टर्जा की थ्योरी किसके लिए होती है, मेन पॉइंट जो होता है वो हमें डिस्कस करने हैं कि अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी फॉर शैलो फाउंडेशन किसके लिए की जाती है, टर्जा की थ्योरी किसके लिए की जाएगी, शैलो फाउंडेशन के लिए। और यह सॉइल के कौन से बिहेवियर को दर्शाती है, आइडियल प्लास्टिक बिहेवियर को जो होती है वो शो करेगी। अब उसके बाद जब इसमें हम लोड लगाते हैं तो दो टाइप के जो होता है वो कहते हैं फेलियर जो होता है वो हम डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारे पास जनरल शेयर फेलियर और एक हमारे पास होता है लोकल शेयर फेलियर। तो जनरल शेयर फेलियर में जो होता है वो कहता है, हमें ये ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जनरल शेयर फेलियर में जो फेलियर होता है उसमें लेस डिफॉर्मेशन जो होता है वो होता है, जबकि लोकल शेयर फेलियर में जो होता है वो क्या होता है, आपके पास मोर डिफॉर्मेशन जो होगा वो हो जाएगा। इसमें जनरल शेयर फेलियर में लेस डिफॉर्मेशन होगा, तो लोकल शेयर फेलियर में आपके पास जो होगा वो क्या होगा, मोर डिफॉर्मेशन जो होगा वो हो जाएगा। तो टर्जा की थ्योरी सबसे पहले अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी फॉर शैलो फाउंडेशन, आइडियल प्लास्टिक फेलियर, दो टाइप के आपके फेलियर हो जाएंगे, लेस डिफॉर्मेशन जनरल शेयर फेलियर, मोर डिफॉर्मेशन आपका लोकल शेयर फेलियर जो होगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो होगा वो क्या हम देखेंगे कि मेथड ऑफ डिटरमाइन द सेफ बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सेफ बीयरिंग कैपेसिटी को सॉइल को फाइंड करने के लिए जो होता है कितने मेथड जो होता है वो यूज़ किए जाते हैं। दो मेथड जनरली यूज़ किए जाएंगे, एक तो प्लेट लोड टेस्ट हो जाएगा और एक आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। प्लेट साइज़ कितनी लेंगे हम, 300 बाय 750 mm। प्लेट लोड टेस्ट में जो प्लेट हम काम में लेते हैं उसकी जो साइज़ होगी वो 300 mm बाय 750 mm होगी, उसकी थिकनेस होगी 25 mm। सेटलमेंट ऑफ प्लेट का जो फॉर्मूला हो गया कोहेसिव सॉइल और नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए दोनों ये फॉर्मूला हो गए। SF का मतलब होगा सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, BF का मतलब होगा विड्थ ऑफ फाउंडेशन, SP का मतलब सेटलमेंट ऑफ प्लेट और BP का मतलब होगा विड्थ ऑफ प्लेट जो होगा वो आपके पास हो जाएगा। इस तरह से ये कोहेसिव सॉइल के लिए होगा, ये आपके पास नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए होगा। फिर उसके बाद हम देखें स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट।
स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में जो होता है स्प्लिट स्पून सैंपलर का जो होता है वो कहता है यूज किया जाता है। यहाँ पर 65 केजी की हैमर को जो होता है 75 सेंटीमीटर की हाइट से जो होता है वो तब तक गिराया जाता है जब तक कि हमारे पास 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन जो होता है वो नहीं हो जाता है। तो 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन करने के लिए जो होता है वो कहते हैं नंबर ऑफ ब्लोज जो होते हैं वो काउंट किए जाते हैं कि 30 सेंटीमीटर जो पेनिट्रेशन होगा तो नंबर ऑफ ब्लोज की कितने की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो कहते हैं यहाँ पर काम किया जाता है। तो इस तरह से सेफ बीयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए आपके पास दो मेथड हो जाएंगे, एक तो हमारे पास प्लेट लोड टेस्ट है और एक हमारे पास स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब जो होता है वो क्या होता है कि सोइल में से वाटर को जो होता है वो रिमूव करना। अगर सोइल में से आप एयर को रिमूव करते हो तो वो तो आपका कॉम्पेक्शन कहलाता है, पर अगर सोइल में से आप वाटर को रिमूव करते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, कंसोलिडेशन जो होता है वो कहलाता है। कंसोलिडेशन बेसिकली 3 टाइप का होता है, अंडर कंसोलिडेशन, नॉर्मल कंसोलिडेशन, ओवर कंसोलिडेशन। अंडर कंसोलिडेशन में अपन ने लिखा है कि नॉट कंसोलिडेटेड ड्यू टू प्रेजेंट लोड। मतलब क्या है कि जब आप किसी सॉइल पर कोई लोड लगा रहे हो उसको कंसोलिडेट करने के लिए, तो जो प्रेजेंट लोड है वो उसके लिए काफ़ी कम है, और जब आपने वो लोड लगाया है तो वो पूरी तरह से कंसोलिडेटेड नहीं हुई है। ठीक है, तो वो कहलाएगा अंडर कंसोलिडेटेड। नॉर्मल कंसोलिडेटेड का मतलब ये है कि आपने जो लोड लगाया है उससे वो पूरी तरह से कंसोलिडेटेड हो चुकी है। और ओवर कंसोलिडेटेड का मतलब ये है कि जो आप प्रेजेंट में लोड लगा रहे हो वो ऐसी सॉइल पे लगा रहे हो जो पहले से ही कंसोलिडेटेड है, पहले से ही क्या है, कंसोलिडेटेड है, और वो और भी कंसोलिडेटेड जो होगी वो हो जाएगी। वापस एक बार समझते, देखिए अंडर कंसोलिडेटेड का मतलब जो होगा वो ये होगा कि अभी जो प्रेजेंट में लोड लगा रहे हैं उसकी वजह से सोइल पूरी तरह से कंसोलिडेट नहीं हुई है। यहाँ पर अभी जो प्रेजेंट में लोड लगा रहे हैं नॉर्मल में वो पूरी तरह से कंसोलिडेट हो चुकी है। ओवर में जो होगा वो क्या होगा, सोइल पहले से ही कंसोलिडेटेड है और उस पर आप और लोड लगा रहे हो तो वो ओवर कंसोलिडेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद आता है कैलकुलेशन द सेटलमेंट ऑफ सोइल। जब आप किसी भी सोइल पे लोड लगाओगे तो वो क्या होगी, सेटल होगी। तो सेटलमेंट ऑफ सोइल को निकालने के लिए जो होंगे वो अलग अलग फॉर्मूले जो होंगे वो होंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला कहलाता है चेंज इन वॉइड रेशियो फॉर्मूला। चेंज इन वॉइड रेशियो फॉर्मूला में हम देखें डेल्टा एच अपॉन एच डेल्टा ई 1 प्लस ई नोट जो होगा वो होगा। डेल्टा एच हमारे पास है सेटलमेंट ऑफ सोइल सैंपल, एच जो हो जाएगा वो इनिशियल थिकनेस ऑफ सोइल, डेल्टा ई इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड, ई नोट हमारे पास हो जाएगा इनिशियल वॉइड और ई 1 होगा वॉइड्स आफ्टर कंसोलिडेशन। तो हम ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है सेटलमेंट ऑफ सॉइल का। इसके आगे जो होता है वो हम और मेथड को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आएगा व्हेन कोफिशिएंट। फर्स्ट हमने देखा कि चेंज इन वॉइड रेशियो मेथड सेटलमेंट ऑफ सॉइल के लिए। सेकंड हमारे पास आएगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एम बी एच, डेल्टा पी जो होगा वो हो जाएगा एम बी, यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा आपके पास वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला ए वी अपॉन 1 प्लस ई नोट होगा। ए वी फिर वापस यहाँ पर होगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। ए वी का फॉर्मूला हम डेल्टा ई अपॉन डेल्टा पी जो होता है वो भी लिख सकते हैं। थर्ड आएगा जब आपके पास सीसी गिवन हो, सीसी का मतलब होता है कंप्रेशन इंडेक्स। तो कंप्रेशन इंडेक्स गिवन होगा तब उस समय डेल्टा एच का फॉर्मूला जो होगा वो हमारे पास ये हो जाएगा। अब जब कंप्रेशन इंडेक्स की बात चली है तो कंप्रेशन इंडेक्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, सबसे पहले अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा 0.009 लिक्विड लिमिट -10, रीमोल्डेड के लिए 0.007 लिक्विड लिमिट -10। वॉइड रेशियो अगर आपके पास गिवन है तो सीसी इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.035 इंटू 1.15। और एक आता है ई लॉग पी कर्व। ई लॉग पी कर्व में कई बार वो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पूछ लेता है। तो सी सी इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन लॉग पी वन अपॉन पी नोट। यहाँ पर ई जो होगा वो हमारे पास वाई एक्सिस पे होगा और पी जो होगा वो हमारे पास एक्स। पी जो होगी वो आपके पास इंटेंसिटी, प्रेशर इंटेंसिटी हो जाएगी। ई हमारे पास वॉइड रेशियो जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा रिलेशन बिटवीन सीवी टाइम फैक्टर, टाइम रिक्वायर्ड एंड ड्रेनेज पाथ। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सीवी इज इक्वल टू टीवी अपॉन टी
इंटू डी स्क्वायर जो होगा वो होगा CV, यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है वो हो जाएगा। अब इसमें जो चीज़ याद रखनी है, अगर आपके पास कंसोलिडेशन की वैल्यू लेस देन 60% है तो आपके पास TV का फॉर्मूला π/4 U का स्क्वायर होगा, और अगर आपके पास कंसोलिडेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 60% है तो TV का फॉर्मूला हमारे पास माइनस का 0.0851 माइनस 0.9332 log 10 1 माइनस U जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले जो हो गए वो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो होंगे वो होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ की डेफिनेशन अगर कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल टू रजिस्ट द शेयर स्ट्रेस, मतलब मटेरियल की वह कैपेसिटी जो कि शेयर स्ट्रेस को रजिस्ट करती है, शेयर स्ट्रेस को रजिस्ट करने वाली कैपेसिटी ही जो होती है वो क्या कहलाएगी, आपकी शेयर स्ट्रेंथ कहलाएगी। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कब होगी, थीटा 45 डिग्री पर, मिनिमम कब होगी 0 डिग्री और 90 डिग्री पर। मोहर कुलाम थ्योरी हमें ध्यान रखनी है, टो इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा डेल फाई। टो का मतलब हो जाएगा शेयर स्ट्रेस, C का मतलब कोहेजन बिटवीन पार्टिकल, सिग्मा इज इक्वल टू आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जब ड्रेनेज कंडीशन होती है, शेयर टेस्ट जब हम करेंगे तो उसमें जो ड्रेनेज कंडीशन होगी वो किस तरह से जो होगी वो होगी, तो 3 टाइप की ड्रेनेज कंडीशन जनरली काम में लेते हैं। एक तो होती है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, एक होती है कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड और एक होती है कंसोलिडेटेड ड्रेन। तो जब भी हम मटेरियल पे दो चीज जो होता है, 2 कंडीशन अप्लाई करते हैं, एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस और एक हमारे पास होती है शेयर स्ट्रेंथ। तो डायरेक्ट स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेंथ दोनों के समय वाटर इज नॉट परमिटेड। अगर डायरेक्ट स्ट्रेस लगाते समय और शेयर स्ट्रेंथ लगाते समय वाटर को जो होता है वो कहता बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, तो वो कौन सी कंडीशन कहलाती है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन कहलाती है। यदि हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेस के समय वाटर को बाहर निकलने दिया जाता है और शेयर स्ट्रेंथ के समय वाटर को जो होता है वो कहता रोक दिया जाता है, तो वो कहलाती है कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन कहलाती है। थर्ड आती है कंसोलिडेटेड ड्रेन कंडीशन, मतलब इसमें बोथ कंडीशन, मतलब आपके शेयर स्ट्रेस में भी और शेयर स्ट्रेंथ में भी, डायरेक्ट स्ट्रेस में और शेयर स्ट्रेंथ में दोनों में जो होता है वो कहता है वाटर यदि परमिटेड होता है तो वो हमारे पास कौन सी कंडीशन कहलाती है, कंसोलिडेटेड ड्रेन कंडीशन कहलाती है। ये सभी कंडीशन जो होगी वो जब भी अभी हम आगे टेस्ट पढ़ेंगे शेयर स्ट्रेंथ के, उसमें जो होती है वो काम में आती है। नेक्स्ट आएगा शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट। जो होते हैं वो 4 टाइप के टेस्ट होते हैं, डायरेक्ट शेयर, ट्राई एक्शियल, अनकन्फाइंड और वेन शेयर। इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि कौन सी सॉइल के लिए क्या आता है और कौन सी कंडीशन जो होती है वो इसमें यूज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, डायरेक्ट शेयर टेस्ट नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए होगा और कंसोलिडेटेड ड्रेन कंडीशन इसमें जो होगी वो यूजफुल होगी। और इसकी डीमेरिट कई बार पूछ लेता है, तो इसमें क्या है, मोहर सर्कल इसमें कभी भी ड्रॉ नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कहते हैं एक नहीं रहता है, एज पर मैक्सिमम होता है और सेंटर पे मिनिमम होता है। अब इसमें देखिए ड्रेन कंडीशन है, ड्रेन कंडीशन है मतलब वाटर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर मेजर नहीं किया जा सकता है। ट्राई एक्शियल टेस्ट जो होता है सभी टाइप की सॉइल के लिए, सभी टाइप की कंडीशन के लिए यूज किया जाएगा। अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट जो होगा वो कोहेसिव सॉइल के लिए और अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन के लिए यूज होगा। वेन शेयर टेस्ट जो होगा वो कोहेसिव सॉइल के लिए यूज होगा। अगर इसकी जो वेन है वो कंप्लीट शेयर कर जाए सॉइल को, तो आपके पास ये फॉर्मूला CU पाई डी स्क्वायर H/2 प्लस D3/6, और अपर पार्ट अगर शेयर करता है तो CU फाई डी स्क्वायर H/2 प्लस D3/12 जो होगा वो होगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा सैम्पलर। एक छोटा टॉपिक है, IN में आप देखे होगा सिलेबस। तो सैम्पलर जो होते हैं वो क्या है, सैम्पलर मतलब जो सॉइल के टेस्टिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, आपके सैम्पलर कहलाते हैं। सॉइल की जब आप टेस्टिंग करते हो तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सैम्पलर कहते हैं। सैम्पलर 2 टाइप के होते हैं, डिस्टर्ब सैम्पलर और अनडिस्टर्ब सैंपल। डिस्टर्ब सैंपल में क्या होता है कि जब आप सॉइल के सैंपल लेते हो किसी भी फील्ड में से, तो सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती, डिस्टर्ब हो जाती, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके डिस्टर्ब सैंपल कहलाते हैं। डिस्टर्ब सैंपल के एग्जांपल जो होंगे वो क्या होंगे, एक हो जाएगा हमारे पास पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, एक हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक हो जाएगी प्लास्टिक प्रॉपर्टी। अनडिस्टर्ब सैंपल में क्या होगा, सॉइल की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं होगी। उसके जो एग्जांपल हो जाएंगे, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल,
कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो होगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा टाइप ऑफ सैम्पलर। सैम्पलर जो होगा वो क्या होगा, दो टाइप के सैम्पलर हो गए, एक तो स्प्लिट स्पून सैम्पलर और एक थिन वॉल सैम्पलर। स्प्लिट स्पून सैम्पलर को हम थिक वॉल सैम्पलर भी बोलते हैं। यह किसके लिए यूज़ किया जाता है, डिस्टर्ब सॉइल के लिए। थिन वॉल सैम्पलर जो होगा वो क्या होता है, अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए यूज़ किया जाएगा। अब इसमें हमको तीन फॉर्मूला याद करने हैं, एक तो एरिया रेशियो का, इनसाइड क्लियरेंस का और आउटसाइड क्लियरेंस का। एरिया रेशियो का फॉर्मूला होगा d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर इंटू 100। इनसाइड क्लियरेंस का फॉर्मूला होगा d3 माइनस d1 अपॉन d1 इंटू 100 और आउटसाइड क्लियरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा d2 माइनस d4 अपॉन d2 इंटू 100 जो होगा वो होगा। ये एक सैम्पलर का एक पिक हमने लिया है। d4 आउटसाइड डाया है, d3 इंटरनल डाया है, फिर उसके बाद बॉटम का डाया आपके पास d2 और इंटरनल डाया आपका d1 जो होगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक के बारे में जो होता है वो हम डिस्कस करेंगे। सीपेज ऑफ सॉइल। सीपेज ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि पानी का जो होता है वो क्या था, सॉइल में से जो होता है धीरे धीरे निकलना या सीपेज होना, वो सीपेज ऑफ सॉइल कहलाता है। बट सीपेज ऑफ सॉइल के अंदर जो होता है वो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है जिसमें से क्वेश्चन जो होता है वो बन सकता है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक सेंड कंडीशन जो होती है वो क्या है, फर्स्ट ही जो होता है वो कहते हैं, इसका क्वेश्चन है कि क्विक सेंड जो होती है वो क्या थी, एक तरह की आपके पास कंडीशन, ठीक है। क्विक सेंड कंडीशन एक कंडीशन है। सेकंड ये किस में होती है, कोहेजनलेस सॉइल में होती है। इसमें क्या होता है, देखिए अगर हम डिस्क्रिप्शन में दें तो जब आपके पास इफेक्टिव प्रेशर जो होता है वो कहते जीरो होता है। इफेक्टिव प्रेशर जीरो होने के कारण जो होता है वो कहते हैं सारे सॉइल के पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं, तो वही कंडीशन आपके पास क्या कहलाती है, क्विक सेंड कंडीशन कहलाती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इफेक्टिव प्रेशर इसमें जीरो होगा, कौन सी सॉइल में होगी, कोहेजन सॉइल में, और कंडीशन आपके पास ये एक कंडीशन है। फिर उसके बाद इसमें क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू जो होगी वो आपके पास 1 होगी। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला जो होगा वो G-1/1 हो जाएगा। फ्लो नेट जो होता है वो क्यों यूज किया, फ्लो नेट होता क्या है पहले बात तो फ्लो नेट जो होता है सीपेज एनालिसिस करने के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो आपके पास फ्लो नेट कहलाती है। फ्लो नेट जो होता है वो कहते हैं एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन में। फ्लो लाइन जो होती है वो आपके पास फ्लो को रिप्रेजेंट करती है और इक्विपोटेंशियल लाइन जो होती है वो आपके पास हेड को रिप्रेजेंट करती है, पानी के हेड को रिप्रेजेंट जो होती है वो करती है। इसमें जनरली ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है डिस्चार्ज का, Q = KH NF/ND। K आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हो जाएगा, H आपके पास हेड हो जाएगा, NF जो होता है वो कहता है नंबर ऑफ फ्लो चैनल है, और ND जो होता है नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप जो होंगे वो हो जाएंगे, और NF/ND को आप जो होगा वो क्या होगा, सेफ फैक्टर जो होता है वो बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये आएगा कि वर्टिकल स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए जो होगा वो क्या होगा, वैल्यू क्या क्या होगी। वर्टिकल स्ट्रेस के लिए सबसे पहले बोस्टिन्को इक्वेशन फॉर कंसंट्रेटेड लोड। बोस्टिन्को इक्वेशन जो होता है वो काम आती है, एक तो बोस्टिन्को इक्वेशन काम आती है और एक आपके पास वेस्टगार्ड एनालिसिस काम आती है। बोस्टिन्को इक्वेशन जो होती है वो दो टाइप में काम आती है, एक तो कंसंट्रेटेड लोड के लिए। कंसंट्रेटेड लोड का मतलब जो होता है वो कहता है आपका पॉइंट लोड जो होता है वो एक्ट कर रहा है, तो वो कंसंट्रेटेड। लाइन लोड मतलब एक तरह से ये मान लें कि यूडीएल टाइप लोड जो होता है वो एक्ट कर रहा है। तो हमें यहाँ पे खाली फॉर्मूले याद रखना है कि कौन से फॉर्मूले जो होगा वो इसमें हो जाएंगे। Q जो होगा डिस्चार्ज, Z जो होगी वो क्या होगी, थिकनेस ऑफ द सॉइल जो होगी वो हो जाएगी, R हमारे पास रेडियस है, फिर सिग्मा Z KB, इस पूरे को अगर हम KB में कन्वर्ट कर दे KB Q/Z² हो जाएगा। एजम्पशन हम देखें सॉइल मास इज इलास्टिक, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, इनफाइनाइट। अगर R = 0 कर दे तो ये फॉर्मूला चेंज होकर 0.4775 Q/Z² हो जाएगा। लाइन लोड के लिए फॉर्मूला 2Q/πZ 1/1 प्लस R/Z का स्क्वायर का आ जाएगा, और सिग्मा Z = 2Q/πZ। तो दो तरह की वर्टिकल स्ट्रेस के लिए दो तरह की इक्वेशन जो होता है वो अपन यूज करते हैं, एक तो बोस्टिन्को एनालिसिस और एक वेस्टगार्ड एनालिसिस है। ये हमने बोस्टिन्को करा है, इसके बाद हम वेस्टगार्ड जो होता है वो करते हैं। नेक्स्ट जो होगा वर्टिकल स्ट्रेस निकालने के लिए वेस्टगार्ड एनालिसिस। वेस्टगार्ड एनालिसिस का फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा KWQ/Z², और जब R = 0 होगा तो सिग्मा Z = 0.318 Q/Z² हो जाएगा। फिर एक यूज आता है न्यूमार्क चार्ट। जनरली ये पूछता है न्यूमार्क चार्ट जो होता है वो आप क्यों यूज करते हो, तो न्यूमार्क चार्ट आपको ध्यान रखना है कि आप वर्टिकल स्ट्रेस के लिए यूज करोगे।
फाइंड आउट करने के लिए, बोसिन क्यू एनालिसिस पर बेस्ड होगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा जेड इज इक्वल टू 1/mn इंटू क्यू इंटू एन हो जाएगा। क्यू आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लोड, एन हो जाएगा आपके पास कितना एरिया आपने कवर कर रखा है, एम हो जाएगा नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल और रेडियल लाइन। इस तरह से ये कर्व होता है, देखिए ऐसा। तो नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल जो होता है वो कितने हैं, और फिर उसके बाद ये रेडियल लाइन जो होती है वो, तो ये एन जो होगा वो आपके पास रेडियल लाइन जो होगी वो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक जो होता है वो बचता है स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल। स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल का मतलब ये होता है कि सॉइल की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करना। अब सॉइल की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए उसमें कोई बाहर से इंग्रेडिएंट हम लाकर जो होता है वो कहते हैं मिला देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्टेबलाइजेशन कहलाता है। स्टेबलाइजेशन को बेसिकली हम 4 भागों में बांटते हैं, मैकेनिकल, लाइम, बिटुमिन और सीमेंट। मैकेनिकल में क्या होती है, जो पुअर क्वालिटी की सॉइल होती है उसमें गुड वेल ग्रेडेड सॉइल जो होती है वो मिक्स कर दी जाती है। लाइम में हाइड्रोलिक लाइम प्लस सॉइल किसके लिए यूज आएगी, हाई प्लास्टिक और कंप्रेसिबल सॉइल के लिए। बिटुमिन में जो होगा वो कटबैक इमल्शन हम यूज करेंगे और ये ग्रेवल और सैंड के लिए काम आएगी। सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन जो होगा वो किसके लिए यूज आएगा, आपके पास सभी ये सॉइल के लिए यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर नॉट फॉर हाई प्लास्टिक सॉइल। हाई प्लास्टिक सॉइल के लिए जो होता है वो कहते हैं ये यूज नहीं किया जाता। इस तरह हमने सॉइल मैराथन की 3 क्लासेस में जो होता है वो कहते हैं कंप्लीटली सॉइल को जो होता है आईएन के हिसाब से डिस्कस किया है। 3rd लेक्चर में हमें काफी टाइम जो होता है वो कहता लग गया है। नेक्स्ट जो होगा वो क्या, कोई भी सब्जेक्ट हम लेंगे जिसको वापस मैराथन जो होगा वो कंप्लीट करेंगे। इन 3 लेक्चर में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।